हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या। आज का टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारा ध्वनि है, जो साउंड से रिलेटेड टॉपिक है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम और पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ध्वनि, जो साउंड से है उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी टॉपिक मैं वो पढ़ूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं पॉइंट पे अपने। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसके जितने भी पॉइंट्स है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लेवल का बुक है। ये मैं देखा बहुत अच्छा बुक है, तो प्लीज़ आप देखिए। इसके आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पराध्वनिक जेट जिसे सुपरसोनिक जेट कहते हैं, से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है। तो पराध्वनिक जेट जो होती है, सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचती है। तो याद रखिए ओजोन परत को। तो ओजोन लेयर जो है उससे हम उसको क्या होता है, क्षति पहुंचती है। तो किससे, तो सुपरसोनिक जेट से। सुपरसोनिक जेट से क्या होता है कि ओजोन लेयर को क्या होता है कि क्षति पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि किससे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता मापने में। मतलब कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, की जो ध्वनि का जो तीव्रता होता है ना, उसको हम लोग किससे मापते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं कि ध्वनि का तीव्रता किससे मापे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि डेसिबल इकाई से। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल इकाई से मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप कि ध्वनि के स्रोत व परावर्तिक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। कहने का क्या मतलब कि ध्वनि सुनने के लिए या परावर्तिक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी जो होती है, सबसे कम दूरी कितनी होनी चाहिए, जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। मतलब कोई भी ध्वनि एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो 16.5 मीटर। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन में 16 to 18 या 16 to 17 मीटर रहेगा तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 16.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड नंबर कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो याद रखिएगा 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 343 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो वायु में ध्वनि का वेग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। बोल रहा है क्या कि सिनेमा घर, बड़े सभाघरों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है। तो सिंपल सा इसका कारण क्या है ना कि अनुरणन है। ठीक है ना, अनुरणन इसका कारण है, जिसको रीवाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रीवाइब्रेशन कहने का मतलब क्या, वो आवाज़ फिर से सुनाई देना। ठीक है ना, अगर आप कभी भी सिनेमा घर में गए होंगे या मॉल में गए होंगे, तो वहाँ पे जब साउंड बजता है तो वहाँ पे बंद साउंड रहता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो आवाज़ उसी के अंदर ना गूंजते रहता है। मूवी खत्म होने के बाद भी आवाज़ क्या होता है फ्रेंड्स, उसी के अंदर गूंजते रहता है। तो किसके कारण, तो याद रखिएगा अनुरणन के कारण, यानी कि रीवाइब्रेशंस के कारण अंदर गूंजते रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ ना, ये जो आपका बुक है, जो मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ ना, ये इतनी अच्छे लेवल का बुक है फ्रेंड्स कि आपके गलती से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अगर आप बीपीएससी, यूपीएसआई, अगर एसआई, आप रेलवे, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो प्लीज़ आप इसे देखिए। एक बार देख के आप खुद से गेस कर सकते हैं कि किस लेवल का किसमें क्वेश्चन है। प्लीज़ मैं आप लोग को पूरा बुक पढ़ा दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मैं चैप्टर पूरा पोर्शन क्लियर कर दूंगा। आप लोगों को एक भी डाउट नहीं रहेगा, और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम रहेंगे ना फ्रेंड्स, वो सब एग्जाम आपके इस बुक से और जरूर क्लियर होगा, मेरी गारंटी है। प्लीज आप बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पर। एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार पढ़ के तो देखिए। अगर मजा आएगा तो प्लीज आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब क्या होता है ना कि जब चंद्रमा पे लोग जाते हैं या एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे क्या होता है ना कि चंद्रमा में क्या होता है कि वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर अगर रहेगा तभी आप बात कर सकते हैं। जैसे में अगर हम लोग धरती पर रहते हैं तो क्या होता है ना कि एटमॉस्फेयर के कारण हम लोग बात कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि बात जो हम लोग करते हैं वो तो हमारे कण, जो धूल कण होता है ना, उसी के कारण हमारे मतलब किसी दूसरे का वॉइस किसी दूसरे के पास पहुँचता है, धूल कण के कारण। तो वायुमंडल में तो क्या है ना कि चंद्रमा पे तो वहां पे धूलकण है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं, तो बात कहां से होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, अच्छे समझिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जितना अच्छे से अच्छे समझा सके। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि वह जैव पद्धति जिसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, वह जैव पद्धति बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल सा आप जानिए, उसको सोनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। तो मतलब क्या, वह जैव पद्धति जिससे पराश्रय ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, पराश्रय ध्वनि क्या होता है? वैसा ध्वनि जो मनुष्य ना सुन सके। मनुष्य का जो सुनने का जो ध्वनि होता है ना फ्रेंड्स, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही क्या होता है, मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, उसके बाद वो नहीं सुन सकता है, उसके बाद जो होता है वो पराश्रय ध्वनि हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा एक पॉइंट्स आपके द्वारा लिखा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। कहने का क्या मतलब कि WHO ने मतलब ये प्रमाण किया है कि मनुष्य जो है वो 45 अगर डेसिबल अगर आवाज़ वहाँ तक सुनता है तो उसके लिए अच्छा है। ठीक है ना, अगर उससे ज़्यादा सुनता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और वह अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? तो चमगादड़ आप देखते ही हैं कि रात में ही उड़ते हैं, दिन में तो उड़ते नहीं। उसका रीज़न यही है ना कि वो पराश्रय ध्वनि क्या करते हैं ना, कि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, तो चमगादड़ क्या होता है कि पराध्वनि तरंगे क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि रात में वो अपना शिकार उसी करते हैं और वो अंधेरा में उड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे को हम लोग उपयोग करते हैं किसमें? तो टीवी रिमोट में। ठीक है फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, या आप अगर PDF निकालना अगर फ्रेंड्स आपको फ्री में PDF चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं आपको डेली क्लास लेके आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं गैप करूँगा, मैं डेली आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेली क्लास लेके आऊँगा, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपके एग्जाम में छूटेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पॉइंट्स को आप लोग क्या कीजिएगा ना, या तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो जिरक्स करवा लीजिए, नहीं तो आप इसको PDF में फाइन बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इंसान अगर साधारण बातचीत करता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि अगर कोई भी इंसान साधारण बातचीत करता है तो उसका डेसिबल क्या रहता है, उसका मान डेसिबल में कितना रहता है? तो याद रखिए उसका तीव्रता जो 30 से 40 डेसिबल होता है। अगर तेज बातचीत करेगा तो कितना हो जाएगा? 50 से 60 डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर तेज संगीत, या हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी कभी तेज संगीत या शोर शराबा करते हैं तो क्या होता है? 80 डेसिबल से अधिक होता है। ठीक है, अगर पेड़ के पत्तों की अगर सरसराहट होती है तो कितना उसका जो आवाज़ सुनाई देता है वो क्या रहता है? 10 से 20 डेसिबल रहता है। या सायरन या पुलिस एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस बजता है गाड़ी पे, वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 110 से लेकर 120 डेसिबल उसका साउंड होता है। ठीक है, उसकी तीव्रता होती है। जेट विमान जो हमारा राफेल हो गया, ये सब जो जेट विमान है उसका जो तीव्रता जो होता है डेसिबल में 140 से 150 डेसिबल होता है। ठीक है, ये बहुत हार्मफुल हमारे शरीर, हमारे कान के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, औद्योगिक यंत्र या संयंत्र कारखाने का जो तीव्रता जो होता है डेसिबल में वो 100 से 120 डेसिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए ना इसमें कुछ ज़्यादा सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक साधारण बातचीत देख लीजिएगा, तेज बातचीत देख लीजिएगा, उसके बाद तेज संगीत, शोर हो गया, और सायरन, पुलिस एम्बुलेंस। तो ये फ्रेंड्स 2-3 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बस एक बार पढ़ लीजिए ना, आपको याद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को याद हो जाएगा, बस आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सा? तो याद रखिएगा, अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण का उपयोग लाया जाता है किसमें? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आगे देखिएगा पॉइंट, आगे आपका पॉइंट है क्या कि एक थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समझिएगा, इसको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। लिखा हुआ है क्या कि जब सितार और बांसुरी, ठीक है ना, सितार और फ्लूट तो देखे ही होंगे, पर एक ही स्वर बजाया जाए, ठीक है, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता यानी कि साउंड टिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, बोल रहा है क्या कि जब सितार और बांसुरी पर, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा थोड़ा सा इसको मैं समझा रहा हूँ आपको कि जब सितार और फ्लूट पे एक ही स्वर बजाया जाए ना, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा ध्वनि गुणता यानी कि साउंड टिम्बर के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि आगे है क्या कि जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम में क्या होगा? मतलब क्या कि जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो याद रखिए आरोही क्रम क्या होगा? तो आरोही क्रम देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर जिसको बोलते हैं, पहले लोहा हो जाएगा, उसका जल हो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम होता है। तो मतलब जो ध्वनि की जो चाल होता है विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो याद रखिएगा गैस है, यहाँ पे द्रव है और ठोस है। तो ऐसे आप लोगों को बताया गया, तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे पॉइंट्स देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है फ्रेंड्स कि तापमान का ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का क्या मतलब कि तापमान का जो होता है वो साउंड के वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सा है कि तापमान के घटने से ध्वनि का वेग क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि तापमान के घटने से क्या होता है कि ध्वनि का वेग घट जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट्स कि ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है, तो याद रखिए निर्वात। तो निर्वात से वो ध्वनि क्या हो सकती है, नहीं गुजर सकती है, ठीक है। एक पॉइंट देखिएगा, बॉक्स में आपका पॉइंट है कि ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, देखिएगा कि ध्वनि जो तरंग है वह ठोस और गैस दोनों में गमन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे लेकिन लग गया, तथा क्या होता है ना कि धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तथा धातु में क्या होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिए कि धातु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो सबसे अधिक होता है, कम होता है, नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उससे इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूट जाए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, बस मेरी यही है। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंड्स कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिएगा स्टेथोस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्वनि के परावर्तन पर। तो ध्वनि के परावर्तन पे जो होता है ना वो स्टेथोस्कोप कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एकॉस्टिक्स में जो अध्ययन किया जाता है वो ध्वनि का। तो ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा एकॉस्टिक्स कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो ये आपको नया नया पॉइंट कुछ मिलेगा, आप लोगों को नया नया पढ़ने के लिए इसमें कुछ मिलेगा, ठीक है ना। देखिएगा फ्रेंड्स, तो एकॉस्टिक का अध्ययन क्या होता है, तो याद रखिएगा ध्वनि का अध्ययन एकॉस्टिक का अध्ययन एकॉस्टिक कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है। तो कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो यार क्या, ध्रुवन। तो ध्रुवन जो घटना है वो नहीं घटित हो सकती है, तो किस में, तो ध्वनि तरंगे में, ठीक है ना। साउंड वेव में क्या हो सकता है कि घटना घटित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ध्वनि क्या घनत्व, ध्वनि का तारत्व जिसको पिच बोलते हैं, पिच। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो पिच होता है ना आवृत्ति पे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करता है, तो आवृत्ति पे वो निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स आप कि प्रतिध्वनि जिसको इक्को बोलते हैं, प्रतिध्वनि का कारण होता है, तो प्रतिध्वनि का जो कारण होता है ना ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण होता है, ठीक है ना। जैसे में इक्को माइक देखे ना आप लोग, इक्को माइक में आप लोग बोलते हैं तो साउंड क्या होता है, परावर्तन होता है। तो वही इसी के कारण होता है क्या, कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन जो होता है प्रतिध्वनि के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पराश्रय तरंगों को आवृत्ति लगभग कितनी होती है। तो जो पराश्रय तरंगे जो होती है जो मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो याद रखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होता है वो पराश्रय तरंगे उसको बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। देखिएगा कि मानव द्वारा श्रव्य तरंगे, इसको सोनिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगे यानी कि सोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। तो मानव द्वारा श्रव्य तरंगे कितनी होती है, तो 20 से 20 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि पराश्रय ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है। जो हमारा पराश्रय जो होती है ध्वनि साउंड जो होती है वो किसके द्वारा सुनी जा सकती है। पहले तो होता है डॉल्फिन मछली और एक होता है कुत्ता। तो कुत्ता के द्वारा और डॉल्फिन मछली के द्वारा क्या होता है, इस ध्वनि को हम लोग सुन सकते, मतलब क्या सुन सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान मतलब दे दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आते हैं लेकिन कभी कभी एग्जाम में आते हैं। देखिएगा कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब क्या 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका ध्वनि की चाल देखिए। तो सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम पे जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर जो चाल होती है वो 6,420 मीटर पर सेकेंड होती है। स्टील पे 5,960 मीटर पर सेकेंड होती है। लोहा पे 5,950 मीटर पर सेकेंड होती है। और कांच, जिसको फ्लिंट कांच कहते हैं, फ्लिंट कांच के बारे में बोल रहा है, तो 3,980 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जल की बात कर रहा है, तो जल देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो जल जो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 40 का, तो 1402 मीटर पर सेकेंड इसका चाल है। वायु देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड है। और ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस से कितना है, तो
316 मीटर पर सेकेंड है, और हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है तो 1286 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिएगा समुद्री जल, जो समुद्री जल है वो 1533 मीटर पर सेकेंड है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर, और सामान्य जल जो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है तो 1493 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको पॉइंट को मैं बता रहा हूँ। देखिए आपका पॉइंट क्या है कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण कहने का मतलब मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनिए। तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स कि महिला जो लेडीज़ होती है उसकी आवाज़ पुरुष की अपेक्षा तीक्ष्ण मतलब तीखी होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। ठीक है, कभी आप देखते होंगे कि जो हम लोग बोलते हैं, मैन जो बोलता है वो और वुमेन जो बोलती है उस आवाज़ में बहुत सारा डिफरेंट रहता है। ठीक है ना, तो उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, यानी कि तीखी होती है, इसलिए महिला की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का मेरा जो ये फिजिक्स का ध्वनि चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके इस चैप्टर से ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार अगर आपको डाउट हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको इससे अगर ज़्यादा इसमें नहीं मिला ना तो मेरे को आप बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी अगर बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसआई, अगर किसी भी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं फिर एक नया टॉपिक नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।